नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती देशवाल। हमारा ये है खास कार्यक्रम 1 मिनट पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले इसमें हम आज बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध की। इस युद्ध पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, युद्ध के हालात हैं और अब माना ये जा रहा है कि युद्ध अब लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों के देशों ने इस युद्ध में बहुत कुछ गंवा दिया है, बहुत कुछ दोनों देशों का दांव पर लगा है। ऐसे में युद्ध समाप्ति पर यूक्रेन इंटेलिजेंस की तरफ से एक बड़ी आशंका व्यक्त की गई है, जिसके अनुसार अब यूक्रेन दो देशों में टूटने के आसार के साथ बिखरता नजर आ रहा है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। दो देशों के बीच जंग जारी है, यूक्रेन खंडर होता जा रहा है। इसी बीच युद्ध के खात्मे पर बातचीत हो रही है, तो वहीं युद्ध की समाप्ति कैसी होगी, ये सवाल है। इसी बीच यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट जारी की। रूस पर एक बड़ा आरोप तो जड़ा ही, साथ ही साथ यूक्रेन के टूटने का अंदेशा भी इस रिपोर्ट में सामने आया। दरअसल यूक्रेन के चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस ने इसका अनुमान जताया। 1 महीने से ज्यादा का समय बीत गया, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, लेकिन अब यूक्रेन के चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध का अंत कोरिया जैसा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 महीने की लड़ाई के बावजूद रूस की सेना कीव पर कब्जा नहीं कर पा रही, न ही वहां से सरकार को हटा पा रही है। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन के पास यूक्रेन के टुकड़े करने का विकल्प मौजूद है। पुतिन कोरिया की तरह दो देशों के बीच एक दीवार खींच सकते हैं, जिसमें रूस के कब्जे वाला यूक्रेन अलग होगा और बाकी बचा यूक्रेन अलग होगा, यानी कि यूक्रेन से बनेंगे दो अलग अलग देश। हर कोई यही जानना चाहता है कि युद्ध का खात्मा कब होगा। फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब समझौते की बात आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही। हो सकता है रूस अब यूक्रेन को 2 हिस्सों में तोड़े और युद्ध का खात्मा हो, लेकिन ये फिलहाल केवल कयास है। नतीजे क्या रहेंगे युद्ध के, ये वक्त बताएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रमोद सावंत ने दूसरी बार गोवा के सीएम पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गज मौजूद रखे हैं। एक रिपोर्ट। प्रमोद सावंत ने सोमवार को दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजधानी पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित समारोह के दौरान सीएम पद की शपथ ली। प्रमोद सावंत तीसरी बार विधायक चुने गए। वो विधानसभा के पूर्व स्पीकर रह चुके थे। उनके साथ ही रवि नाइक, नीलेश कब्रल, विश्वजीत राणे, माविन गुदिन्हो, सुभाष शिरोडकर को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वरिष्ठ बीजेपी नेता शामिल हुए। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी 10 बजे गोवा एयरपोर्ट पहुंचे। उनका स्वागत राज्यसभा सांसद विनय तेंदुलकर और प्रदेश के अध्यक्ष सदानंद सेठ ने किया। हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल के सीएम भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। आपको बता दें कि प्रमोद सावंत उत्तरी गोवा के सांखालिम से विधायक हैं। 2017 में विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे, तो वहीं बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। अगली खबर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है और ये सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को एक बार फिर दाम बढ़े और ये पिछले 7 दिनों में छठी बार दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच देश में पेट्रोल और डीजल का भाव आसमान छू रहा है। भारतीय तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल के रेट में बढ़ोतरी की है। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है जब तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और इस पर कोई रोकथाम नहीं है। आम जनता इस बढ़ती महंगाई से खासी परेशान है। तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। डीजल की बढ़ रही कीमतें खाने पीने की चीजों को महंगा कर देती हैं। सब्जियां, दूध, सभी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, जिस कारण आम आदमी चिंता में है। खाली डीजल अकेला या पेट्रोल अकेला ये नहीं है कि वो आदमी को खाली ट्रैवलिंग पे फर्क कर रहा है। हर चीज़ का प्राइस बढ़ेगा। आप देखो, आप प्राइसिंग जो दालों का है वो बढ़ता जा रहा है, सिर्फ उसी का कि ये ट्रैवलिंग का जो खर्चा है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, वो सारा इसी पे डिपेंड करता है। जितना हो सकता है उतना कम करें, हमारे लिए फ़ायदा है और आगे उनके लिए फ़ायदा। उन्हें आगे गवर्नमेंट चलानी है तो लोग ज़्यादा वोट देंगे उनको। बेसिकली यही है ना कि अगर हमें कम से कम मिलेगा तो हम सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को। आम जनता यही मांग कर रही है कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आम जनता के घर के बजट पर सीधा असर पड़ रहा है। अगली खबर की बात करते हैं।
दुबई एक्सपो 2020 में इंडिया पेविलियन में हिस्सा लेने के लिए गया था और इस बार भी इंडिया पेविलियन में हिस्सा ले रहा है। दुबई में मौजूद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स के लिए प्रशिक्षण की शुरुआत की है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि दुबई एक्सपो में भारतीयों की भागीदारी बढ़ रही है। दुबई एक्सपो 2020 में भारत के पवेलियन में अब तक लगभग 17 लाख लोग आ चुके हैं। दुबई एक्सपो में इंडियन पवेलियन देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, जिनमें लोग योग, पर्यटन, कपड़ा, आयुर्वेद, ब्रह्मांडीय दुनिया और सिनेमा जगत सहित भारतीय प्रदर्शनियों को देखने के लिए बेहद उत्साहित नजर आए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि लोगों का भारी मात्रा में यहाँ आना ये दिखाता है कि उनका भारत के प्रति काफी आकर्षण है। एक्सपो 2020 दुबई में इंडिया पवेलियन के बाहर अगर आप देखेंगे लंबी कतार लोगों की लगी है अंदर आने के लिए, भारत के अलग अलग जो एग्जीबिशन हैं उनको देखने के लिए, चाहे वो योगा से लेकर आयुर्वेदा की बात हो, ट्रेड का क्षेत्र में टूरिज्म से लेकर टेक्सटाइल हो। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के हिस्से में युद्ध चल रहा है, उसका प्रभाव दुनिया के बहुत सारे सेक्टर्स पर पड़ा है। दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं और इसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा है। भारत के बाहर की स्थिति के कारण तेल के दाम बढ़े हैं। कोरोना ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर डाला है और प्रयास पूरी दुनिया की कर रही है कि कोरोना काल की मंदी से उभरा जाए। अगली खबर की बात करते हैं। ट्रेड यूनियनों की 2 दिवसीय हड़ताल है, जिसका हरियाणा में अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों की मांगे क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ट्रेड यूनियनों ने आज और कल 2 दिन देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। यूनियनों का दावा है कि रोडवेज बिजली कर्मी हड़ताल में शामिल होंगे। बैंक कर्मियों की यूनियनों के एक वर्ग ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। इससे कई सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। वहीं हरियाणा में हड़ताल का असर देखने को मिला। अम्बाला, भिवानी, चरखी दादरी, जींद और सिरसा में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल का खासा असर देखने को मिला। इनकी मांगों में श्रम संहिता को समाप्त करना, किसी भी तरह के निजीकरण को रोकना आदि शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। खाली रोडवेज के नहीं, पूरे देश भर में 28 और 29 मार्च को, जो पहले कई महीनों से अनाउंस कर रखा है, ट्रेड यूनियन की हड़ताल, इसमें बहुत सारी जो ट्रेड यूनियन हैं वो साथ हैं। वहीं हड़ताल को देखते हुए बिजली मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। सरकार की नीतियों के विरोध में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच और कई क्षेत्रों के स्वतंत्र श्रमिक संघों ने हड़ताल का आह्वान किया है। ट्रेड यूनियनों के इस हड़ताल के ऐलान के बाद अच्छा खासा असर देश भर में देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर बसों के चक्के पूरी तरह से जाम है। अगली खबर का रुख करते हैं। हर एक मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले अनिल विज ने रूस और यूक्रेन मुद्दे पर अपनी राय रखी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज रूस यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध से परेशान है, लेकिन उनकी परेशानी का बड़ा सबब क्या है, 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। पिछले करीब 1 महीने से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। रूस के हमले से लेकर अब तक यूक्रेन ने बहुत कुछ कमाया है। यूक्रेन के लाखों लोग देश से पलायन कर चुके हैं। लोग अपनी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। अब इन सब हालातों से परेशान तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी हैं और परेशान यूक्रेन की जनता भी है, जो अपने आशियानों को छोड़ आज दूसरे देशों में रिफ्यूजी बन अपना जीवन बिता रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की भी परेशानी का यही सबब है। अनिल विज ने बयान देते हुए कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर युद्ध होता भी है तो आम आदमी पर हमले नहीं होने चाहिए। अस्पताल, शेल्टर होम्स को निशाना नहीं बनाया जाए। अस्पतालों पर हमले नहीं होने चाहिए, शेल्टर होम्स पर हमले नहीं होने चाहिए, और ये दायित्व युद्धरत देशों की होती है, जो भी देश युद्ध में शामिल हैं। पूरी दुनिया की निगाहें रूस और यूक्रेन के युद्ध पर टिकी है। हर कोई चाहता है कि युद्ध का खात्मा हो, क्योंकि इस युद्ध से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। अगली खबर, हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है। इसको लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अधिकारियों को खास निर्देश दिए हैं कि अन्नदाता को कोई परेशानी न आए।
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू के भिवानी में मत्स्य अधिकारियों के साथ बैठक की और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इलाके में गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए पीने के पानी, बिजली की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए अधिकारियों को कहा गया। कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा में रबी सीजन के दौरान गेहूं, चना और जौ की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी, जबकि सरसों की खरीद का काम शुरू कर दिया गया है। सरसों की प्रोक्योरमेंट भी हम चाहते थे MSP पे हो, लेकिन सरसों का 5,050 सरकारी भाव है, बाज़ार में 6,000-7,000 के बीच में सरसों बिक रही है, तो इसलिए 5,000 में तो कोई बेचेगा नहीं। और खुशी की बात है कि किसान को इस बार अच्छा भाव मिल रहा है, इसी किसान की खुशी में हमारी खुशी है। जेपी दलाल ने विभागों से जुड़े अधिकारियों को मंडियों में सभी खरीद प्रक्रिया के लिए आवश्यक प्रबंधन करने के निर्देश दिए। मंडियों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को लेकर निर्देश तो दिए गए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि प्रशासन कितना मुस्तैद है। कहीं अन्नदाता को अपनी फसल बेचते वक्त मंडियों में परेशानी तो पेश नहीं आएगी, क्योंकि हर साल ऐसी परेशानियां अन्नदाता देखता रहा है। अगली खबर, झज्जर में सेठ कालूराम राजकीय कॉलेज का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर अजय चौटाला और नैना चौटाला मौजूद रहे। साथ ही बाजरा से अजय चौटाला के हल्का स्तरीय कार्यक्रमों की इस मौके पर शुरुआत की गई है। रिपोर्ट। रविवार को अजय चौटाला और बाढ़रा विधायक नैना चौटाला कादमा में सेठ कालूराम राजकीय कॉलेज का शिलान्यास करने पहुंचे। इस दौरान अजय चौटाला ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि वो अपनी कर्म भूमि पर जनसेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रही हैं। उनकी गैर हाजिरी में विधायक नैना चौटाला ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के माध्यम से क्षेत्र के लिए काफी विकास के काम करवाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर मेहनत की है और अब आने वाले समय में मेहनत करते हुए पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग करें। सेठ कालूराम गोयल महाविद्यालय की आधारशिला रखी है, फाउंडेशन स्टोन की रखा गया उसका, तो ये मैं तो कहूँगी बारडाल के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सबसे भी गुजारिश और विनती करूँगा कि आप जननायक जनता पार्टी को और ज्यादा ताकत और मजबूती देने का काम करें। अजय चौटाला ने कहा अगर कोई कमी रही तो सरकार के बचे कार्यकाल में उसे पूरा करेंगे। नैना चौटाला ने भी कहा कि हल्के के विकास का खाका तैयार कर लिया है और आने वाले समय में बड़े स्तर पर परियोजनाएं शुरू होंगी। तो वहीं जेजेपी की तरफ से अलग अलग हलकों में भी कुछ खास कार्यक्रम किए जाने हैं, जिनकी शुरुआत इस कार्यक्रम के जरिए की गई है। अगली खबर, पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू होगी, यानी अब पंजाब सरकार घर घर राशन पहुंचाने जा रही है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखें। पंजाब में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही भगवंत मान एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं कर रही हैं। एक बार फिर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बड़ी घोषणा की है। भगवंत मान सरकार ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू होगी। आज मैं तुहाडे सामने ये गल कहने लिए आया कि तुहाडी अपनी चुनी हुई सरकार आम आदमी पार्टी सरकार ने फैसला किया है कि असीं हुण तुहाडे घर तक राशन पहुँचावांगे। डोर स्टैप डिलीवरी ऑफ राशन, यानी कि घर तक राशन पहुँचाने की स्कीम शुरू करने जा रहे हैं। यानी अब पंजाब सरकार घर घर राशन पहुंचाएगी। इस काम को विभाग के अधिकारी ही करेंगे। इससे पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने ये स्कीम चालू की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने दिल्ली में स्कीम को रोक दिया था। अब देखना होगा पंजाब में ये स्कीम कितनी कारगर साबित होती है। तो पंजाब सरकार की तरफ से अब ये कहा गया है कि डोर टू डोर राशन की डिलीवरी होगी। अब देखना ये भी होगा कि ये पंजाब जैसे बड़े राज्य में स्कीम कितनी सफल होती है। अगली खबर की बात करते हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में रफ्तार का एक कहर देखने को मिला है। कार और टवेरा की जोरदार टक्कर हुई है। 3 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। कुरुक्षेत्र में रफ्तार के कहर के चलते 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। घायलों को लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल कुरुक्षेत्र ढान रोड पर कार और टवेरा की जोरदार टक्कर हुई। घटनास्थल पर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टवेरा में सवार 9 लोग हरिद्वार से पंजाब के समाना जा रहे थे।
11 बजे के करीब हमारे पास 11 पेशेंट आए थे, जिनमें से जो 2 मृत ही आए थे और एक ही ट्रीटमेंट के दौरान डेथ हो गई। 2 पेशेंट सीरियस थे, हमने उन्हें बीजा रेफर किया है और बाकियों का इलाज। आप घर जा रहे थे पातड़े से फिर खाने वाले जाते। आए कहाँ से थे आप? हरिद्वार से। वो गड्डी है दूसरी, वो पीछे से आके ना ऐसे घूम के मारे किसी ने दी। हमारे को पता ही नहीं लगा। तो सभी घायल है। हाँ। हादसा इतना जोरदार था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अक्सर देखा जाता है कि रफ्तार के इस कहर में लापरवाही किसी की होती है, दुर्घटना किसी के साथ होती है और खामियाजा कोई भुगतता है। बहुत जरूरी है कि ट्रैफिक नियमों का बखूबी पालन किया जाए। अगली खबर सिरसा से। सिरसा में एक बार फिर दिन दहाड़े लूट की एक वारदात सामने आई। बेखौफ चोर ने दुकान के ताले तोड़कर चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया है। देखिए। सिरसा में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लग रही। तस्वीरें देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। ये चोर दुकान का ताला तोड़ आसानी से दुकान में घुस गया और गले से हजारों रुपए की नकदी और कुछ सामान लेकर रफू चक्कर हो गया। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकान का ताला तोड़कर गले में रखी नकदी लगभग 15 से 18,000 रुपये के बीच में और कुछ अन्य सामान जो कि वो चोरी करके ले गया, उसकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद है। चोरों के बढ़ते हौसले पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि आखिर इन चोरों को पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि जिले में पुलिस सख्त एक्शन ले ताकि इन वारदातों पर जल्द से जल्द लगाम लगाई जा सके। तो वही चोर ने सोचा होगा कि किसने देखा है, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। जी हाँ, ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर अब पुलिस जांच कर रही है। अगली खबर की बात करते हैं। झज्जर की दुलीना जेल में उस समय सनसनी मच गई जब हत्या के आरोपी ने सुसाइड कर लिया। ये मामला क्या है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। झज्जर की दुलीना जेल में हत्यारोपी ने ट्रैक्टर के नीचे आकर आत्महत्या कर मौत को गले लगा लिया। आत्महत्या किए जाने के पीछे कारण क्या रहे, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। मृतक की पहचान झज्जर जिले के गांव बिरोहर निवासी कृष्ण के रूप में हुई है। मृतक के परिजन ने कृष्ण की हत्या की आशंका जताई है और इसके लिए सीधे जेल प्रबंधन और जेल में बंद अन्य लोगों को दोषी ठहराया है। ये तुम्हारा भाई का एक्सीडेंट हो गया जेल में और वो एक्सपायर हो गया। हम आए जी यहाँ हॉस्पिटल में ले रखा था उसको, यहाँ आए देखा डेड हो रहा था वो। तो हमने पूछा जी इनसे भाई एक्सीडेंट कैसे हो गया, तो बोला ट्रैक्टर उतर गया इसके ऊपर गया। तो जी वहाँ पे उसका क्या काम था, वो सजा याफ्ता नहीं था, बंदी था, अभी उसके काम लेने का प्रशासन का क्या मतलब था, वो कैसे आया वहाँ पे। हमने जी ये मामला हत्या का लग रहा है। मजिस्ट्रेट की देखरेख में मेडिकल बोर्ड से मृतक कृष्ण के शव का नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। मामले की सच्चाई डीएसपी राहुल देव शर्मा ने मजिस्ट्रेट जांच के बाद आने की बात कही है। अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर ये मौत हुई कैसे, ये हत्या थी, ये हादसा था। अगली खबर की बात करते हैं। सुनारिया जेल में बंद राम रहीम ने एक चिट्ठी भेजी है। इस चिट्ठी में राम रहीम ने अपनी फरलों का जिक्र किया, साथ ही डेरे में चल रही गुटबाजी पर भी राम रहीम ने जवाब दिया है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। सुनारिया जेल में बंद राम रहीम ने अपने अनुयायियों के लिए एक चिट्ठी भेजी है। डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में आयोजित नाम चर्चा में ये चिट्ठी पढ़कर सुनाई गई। डेरा प्रमुख की ओर से भेजी गई इस चिट्ठी में गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी मामले में डेरा प्रमुख ने लिखा है कि उसने कभी किसी धर्म की निंदा, बेअदबी या बुराई करना तो दूर, ऐसी कभी कल्पना भी नहीं की, बल्कि वो तो खुद सर्वधर्म का सत्कार करते हैं और सबको सत्कार करने की शिक्षा देते हैं। कहना चाहते हैं कि हमने कभी भी किसी भी धर्म की निंदा, बेअदबी या बुराई करनी तो दूर, ऐसी कभी कल्पना भी नहीं की। राम रहीम की ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। राम रहीम की ये चिट्ठी 26 मार्च को सुनारिया जेल से आई थी। इस चिट्ठी में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने अपनी फरलों का भी जिक्र किया है। चिट्ठी में राम रहीम ने डेरे में चल रही गुटबाजी की खबरों पर भी जवाब दिया।
डेरा सच्चा सौदा को लेकर लगातार कई तरह की अफवाहें सामने आ रही थी। अफवाह ये भी थी कि गुरमीत राम रहीम का अगला गद्दी नशीन कौन होगा, अगला वारिस कौन होगा, यानी कि गद्दी पर कौन बैठेगा। इस तरह के सवाल अब गूंज रहे हैं, लेकिन इस एक चिट्ठी के बाद तमाम सवालों पर विराम लग गया है। अगली खबर की हम बात करते हैं। सोनीपत से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया, जहां एक बहू ने अपनी सास की पिटाई की है। खबर को खबरें अभी तक ने प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर भी देखने को मिला है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। ये सोनीपत के गांव सांधल खुर्द की वीडियो है, जहां कलयुगी बहू अपनी सास की पिटाई करती हुई नजर आ रही है। समाज से बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान सब किस कदर खत्म होता जा रहा है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देख लगा सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बूढ़ी सास से लड़ते हुए इस बहू को किसी भी तरह की ना तो शर्म है न किसी का लिहाज। अच्छा, क्या बात पे पीटी थी? क्या बात पर कुछ नानियों का है तो झका हुआ है, मन क्या झकाना बेटा, उनका मैं बताऊँ आप पढ़ो के अंदर लाग रही हो कानते। किसने सिखाने की बात करती है? बहू कहता है झकाओ अपने छोने छोरा मुँह तो भी ना बोलता है, पड़ोसिया ने बोल लेता, मेरे तो बोलता ही होता है। ये वहीं खबरें अभी तक ने इस मामले को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद पुलिस विभाग भी जागा और मामले में कार्रवाई की गई। खबरें अभी तक ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, तो वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भिवानी के एक गांव से चौंकाने वाली एक खबर सामने आई है, जिसमें एक महिला ने अपनी 1.5 साल की मासूम बच्ची के साथ खुद को आग के हवाले कर दिया, अपनी जान दे दी। 1 मिनट में ये पूरी रिपोर्ट देखें। हरियाणा में आए दिन महिलाएं दहेज संबंधी कारणों से मौत का शिकार होती हैं। ऐसे ही कुछ 24 साल की कविता के साथ हुआ, जिसने अपनी 1.5 साल की मासूम बच्ची के साथ घर में तेल छिड़ककर आग लगा ली, जिसमें झुलसने से दोनों मां बेटे की मौत हो गई। आपको बता दें, कविता ने 4 महीने पहले ही 13 दिसंबर 2021 में दूसरी शादी की थी। शादी के बाद कविता अपनी 1.5 साल की बेटी को भी ससुराल लेकर आ गई। लेडीज ने के आग लग के और वो जल के मर गई है। इस सूचना पर हम गांव से में पहुंचे हैं। यहाँ मौके पे देखा है तो एक लेडीज़ की जली हुई लाश पड़ी है और उसकी 18 महीने की बच्ची है, वो भी साथ में जल के मर चुकी है। इस संबंध में हमने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। लेडीज़ का नाम कविता है और उसके घरवाले का नाम सतपाल है। देश में दहेज संबंधी कानून बनने के बावजूद हर दिन एक न एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ऐसा ही कुछ इस मामले में हुआ, जिसमें पति पत्नी के बीच की अनबन ने 1.5 साल की मासूम की जिंदगी छीन ली। अब देखना होगा पुलिस की जांच के बाद मामले में क्या खुलासा होता है। बहुत जरूरी है कि इन तरह के जो केस सामने आ रहे हैं, इन केसों पर तुरंत कार्रवाई हो और समाज में एक संदेश जाए। इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।